जिस आदमी के पास करुणा है, जिसके पास वेदना है, वो समाजवादी है। आप एक सब्जी वाले से पूछिएगा कि पलटू बाबू कौन है, या किसी रेडी वाले से पूछिए कि पलटू बाबू कौन है, तो अपने आप में वो हंसेगा, अरे नीतीश जी की बात कर रहे हैं। जिसने आयुष्मान कार्ड इस्तेमाल किया है उसमें कितनी दिक्कतें हैं। आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको लगता है कि आपको फ्री में ऑपरेशन हो गया, तो ऐसा नहीं है। कहीं ऐसा नहीं हो कि भाजपा जदयू को खा जाए। हमको खाना आसान नहीं है, कहीं मेरा वोटर इंटैक्ट है। फ़ायदा नुकसान जो है ना, भाजपा जदयू को होने वाला है, हमको नहीं होने वाला है। आरजेडी को कोई घाटा नहीं होगी जनसुराज से? कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरा वोटर जो है डंका के चोर वोट डालता है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय जनता दल के डॉक्टर प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहित कुमार जी। इनसे जाने कि आखिर अभी कुछ दिन पहले जनता दल ने सभी डॉक्टरों को एक मंच पर लेकर आए कि आखिर उसका उद्देश्य क्या था, या बिहार की चिकित्सा व्यवस्था को कैसे देखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो हम लोग ने ये मीटिंग बुलाया था, तो एक्चुअली हमारा एक नया गठन हुआ है। तो गठन हुआ तो बहुत सारे मेंबर्स बने थे, उनका गेट टुगेदर करवाना, एक दूसरे से मिलाना जुलाना, क्योंकि हम लोग आने वाले दिन में पूरे हर जिलावार हम लोग क्रमबद्ध तरीके से कैंप करने वाले हैं। उसमें हम लोग जो है वहाँ के विधायक, यहाँ पे जो लास्ट टाइम हारा गए तो उस विधायक, वहाँ के जिलाध्यक्ष के अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी सहमति से, उनके कोऑपरेशन से वहाँ पे कैंप लगाने जा रहे हैं। एक्चुअली मोटिव है क्या कि अब जो तेजस्वी जी का जो 17 महीने का कार्यकाल था ना, तो उन्होंने मेडिसिन का जो चेन बनाया ना, अब मेडिसिन की ज़रूरत बहुत कम है। वो चेन एक बार शुरू हो जाता है, कोई अच्छा काम की शुरुआत हो जाती है तो वो चलता रहता है। तो फिर अवेयरनेस कैंप की बात आती है, तो हम लोग इलाज भी करेंगे। अब बहुत, जैसे हमारे ग्रुप में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं जिनकी डिग्री यहाँ बहुत ज़्यादा है, उनका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। तो अपने एक्सपीरियंस को पेशेंट में बांटेंगे, वहाँ के लोकल डॉक्टर से बांटेंगे। नए नए ग्रामीण प्रकोष्ठ का बहुत बड़ा टीम जो हम लोग से जुड़ा हुआ है, वो भी उनसे लाभान्वित होंगे। लेकिन कई डॉक्टर नाराज थे, कह रहे थे कि जिनके लिए हम आए तेजस्वी यादव वही मंच पे नहीं है, बस जगदानंद सिंह जी आए हुए हैं मंच पे। नहीं, यदि बाय द वे अध्यक्ष हैं, उसी दिन मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मुझे फीवर हो जाता, तो मेरा उपाध्यक्ष जो था वो होल्ड करता। वो जो दिन तय हो जाती है ना, उसको आप यू कांट अल्टर, वो तो फिक्स है ना। आप राजनीति से जुड़ गए, पार्टी से जुड़ गए, पहले भी आपकी राजनीति कोई तजुर्बा रहा है? पहले भी किसी पार्टी से जुड़े हुए, पहले ही पार्टी है आप? नहीं, मैं जब भी पढ़ता था तब भी मैं प्रेसिडेंट था। फिर इंडियन डेंटल एसोसिएशन में गया एज ए डेंटिस्ट में प्रेसिडेंट बना बिहार का। अब नेशनल भी लड़ने जा रहे हैं, उसमें भी जीत के ही आएंगे। तो मेरा था क्या कि यदि मैं चपरासी भी रहूँगा ना, चपरासी का नेता बनूंगा। यदि मैं डेंटिस्ट हूँ तो डेंटिस्ट का नेता बनूंगा। यदि मैं डॉक्टर समूह से आता हूँ, उसका नेता बनूंगा। कई लोग कहते हैं कि डॉक्टर भी समाज सेवा कर रहे हैं, तो समाज सेवा करने के लिए क्या राजनीति में आना जरूरी है लोगों को? देखिए, समाज सेवा तो एक बार आप डॉक्टर बन गए ना, तो आप कितना भी खराब आदमी रहिएगा, तो आप रोज़ समाज सेवा कर रहे हैं, क्योंकि आपसे मेडिसिन पूछेगा, दवाई पूछेगा, बीमार होगा, बुखार है, तो वो तो आप पैसा तो लेके बता नहीं रहे हो दवाई। यदि आप ही उनसे पूछिएगा, सर मेरे पेट में दर्द है, हम दवाई दे दिए, आपके दांत में दर्द है, दवाई दे दिए, तो समाज सेवा नहीं है। कोई गरीब गिरा हुआ है, एक बीमार है, तो पूछा कि भैया उसका क्या, डॉक्टर साहब क्या दवाई देंगे, तो हम लोग दवाई बताते हैं। तो हम लोग हर रोज़ कर रहे हैं। डॉक्टर का ये मतलब कि करना ही करना है, कोई पूछेगा तो जवाब उसको देना ही देना है। यही तो कई लोग पूछ रहे थे कि आरजेडी ही क्यों, विचारधारा से जुड़ रहे हैं, आइडियोलॉजी अच्छी लग रही है, या और भी तो पार्टियां हैं? जिस आदमी के पास करुणा है, जिसके पास वेदना है, वो समाजवादी है। तो हम लोग, हमारी जो पार्टी है समाजवादी है। मुझे गरीबों से करुणा है। और जब लालू जी आए थे, सरकार सत्ता में आए थे, उसके बाद जो परंपरा चली आ रही थी, जो पिछड़ों को, वंचितों को तंग करने की, वो बंद हो गई। बच्चे पढ़ने लगे। आपको शायद पता नहीं होगा कि एजुकेशन का इतना इम्पोर्टेंस दिया गया था उस ज़माने में जब लालू जी आए थे। तो कि सबसे ज़्यादा खर्च जो इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं, सबसे ज़्यादा एजुकेशन में खर्च बिहार में होती थी, सबसे ज़्यादा अनुदान दिया जाता था। और एक बहुत बड़ी चीज़ की थे इन्होंने कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ बनाए। उसमें से एक यूनिवर्सिटी था
लंगट सिंह यूनिवर्सिटी, लंगट सिंह कॉलेज जो मुजफ्फरपुर में था, इसको चेंज करके इन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी बनाया था। उसमें जो मूर्ति हुआ था, मूर्ति को कितना बार विखंडित किया गया, लेकिन ये माने नहीं। वो एक्चुअली दिखाना था कि ये आपकी कोई बपौती नहीं है। इस पे हर वहाँ पे वो ऐसा कॉलेज था जहाँ पे पिछड़े दलित को पढ़ने तक नहीं दिया जाता था, वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर तक नहीं बन सकता। वहाँ चपरासी भी जो था उसकी भी जाति थी फिक्स कि यही जाति का बनेगा, करेगा काम कोई, लेकिन पे उसी को मिलेगा। मैंने कि आप नौकरी ज्वाइन कर लिए, आपको सरकारी 20,000 30,000 मिल रहा है, उसके बदले में 1-2 हज़ार रुपया रख के एक स्टाफ को रख दिया जाता था। ये परंपरा वहाँ पे 30-40 साल से चलता जा रहा था। उसको लालू जी ने ब्रेक लगाया। वो ब्रेक लगाने का रीज़न ये था कि आदमी का जो मेंटल मोनोपोली है, मोनोपोली को ब्रेक करना। लालू जी ने आके मोनोपोली को ब्रेक किया। आज के डेट में पिछड़ा वंचित समाज का नीतीश बाबू हैं, वो नेता इसलिए हैं कि लालू जी ने पिछड़ों को, दलितों को, गरीबों को आवाज़ दी। यदि वो आवाज़ नहीं देते तो ये कभी नहीं बन पाते। अलग बात है ये आदमी भाई कांटे खाए तो स्कूल निकल जाएगा बन के सवेरे, तो ये आदमी कभी भी किसी का सगा नहीं है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको इसने ठगा नहीं। आप एक सब्जी वाले से पूछिएगा कि पलटू बाबू कौन है, या किसी रेडी वाला से पूछिए कि पलटू बाबू कौन है, तो अपने आप में वो हंसेगा, अरे नीतीश जी की बात कर रहे हैं। तो हमारा मुख्यमंत्री का ये इमेज है, एक रोड पे चलने वाला आदमी भी कहता है पलटू, तो हमारे लिए बहुत दुखद बात है। कई लोग कहेंगे कि वही भाजपा को छोड़कर आरजेडी के साथ आ जाएंगे तो वही मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हो जाएंगे राजद के लिए। ये जो पॉइंट है ना, ये बिल्कुल सही बात है कि हम लोगों को कभी भी उसके साथ नहीं जाना चाहिए। नीतीश जी को तो बहुत पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए। जब मांझी जी आए थे उसमें हमारे पास मौका था नीतीश जी को ख़त्म करने का। हम लोग अपने बहुत बार हम लोगों ने अपने जो भी पॉलिसी मेकर उनकी हरकतों की वजह से हम लोग नीतीश कुमार को जिंदा रखें। जिस तरह रामविलास पासवान जी को जिंदा रखे लालू जी, उसी तरह हम लोग इसको भी जिंदा रखें। हमारा नेता इतना नेक है ना, वो सबको माफ़ करते हैं। पॉलिटिक्स में माफ़ी नाम का कोई चीज़ होता नहीं है। आप किसी को एक सीढ़ी चढ़ा दिएगा तो तुरंत आपको उतारने के लिए वही आदमी उतार देगा आपको। तो कुछ गलतियां हमसे हुई, हम लोग से हुई है, तो वो नेचर होता है आदमी का कि सबको मदद करना, सबका भलाई करना, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। तो नीतीश जी तो बार बार मन से ये कहते हैं कि एक परिवार की पार्टी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, परिवार को आगे बढ़ाते हैं। जैसे इस चुनाव में भी मीसा भारती मैदान में थी, रोहिणी आचार्य मैदान में थी, और भी तो पार्टी के कार्यकर्ता है जो डिजर्विंग कैंडिडेट हो सकते थे मैदान में। ये बात सही है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है ना कि ये परिवार हमारे समाज को इतना दिया है, जो आपको पता है नहीं करोड़ों सदियों से, जो जैसे कि सिर में मैला उठाने वाला है। जैसे भागलपुर में आपको पता ही हुआ कि जो माझी समाज को कितना तंग किया जाता था, उसे बहुत सारा टैक्स लिया जाता था, ये लिया जाता था, समझे। माझी नहीं, जो मछली मारने वाले समाज को, तो वो सब टैक्स उन्होंने हटाया। और गरीब बच्चों जो बकरी चराती थी उसके लिए स्कूल खोला। तो उन्होंने इतना अंदर तक डीप रूटेड काम किया है, तो सारा ऑब्लाइज्ड है। उनके फैमिली क्या, उनका कुछ भी है, उससे सब आदमी कनेक्टेड फील करता है। हर चीज़ लगता है कि लालू जी का रिप्रेजेंटेटिव लगता है। तो आपको लगता है जमीनी नेता है इसलिए जुड़ रहा है। तो उनका जमीन इतना ज़बरदस्त है कि अब हमारा जो वोट है एकदम इंटैक्ट है, कभी कोई चेंज कर रहा है। अभी एक और पार्टी बिहार में लॉन्च हो रही है, जन सुराज। प्रशांत किशोर उसको लीड कर रहे हैं। वो लगातार मन से लालू जी को कहते हैं कि इनकी वजह से ही बिहार बहुत पीछे चला गया। जैसे कहते हैं कि लालू जी बार बार दावे करते हैं कि हमने दबे कुछ लोगों को बोलने की आज़ादी दी, लेकिन प्रशांत किशोर मन से कहते हैं कि उन्हीं को रोजगार नहीं दिया, शिक्षा नहीं दिया, बड़े पैमाने पर बिहार से पलायन हुआ। लालू जी के समय शिक्षा का बिहार में जो कंडीशन था, उन्होंने द बेस्ट था। जहाँ तक आप कहिए रोजगार की बात, एक और या सड़कों की बात करेंगे, तो उस समय कांग्रेस सरकार थी सेंटर में, और हम लोग कांग्रेस को हरा के यहाँ आए थे। तो हमारा जो रोड का जो फंड था, बजट था, वो इतना कम था कि हम लोग रोड का गड्ढा ही भर सकते थे, उससे ज़्यादा फंड नहीं था। क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरे पापा उसमें इंजीनियर चीफ थे रोड्स के। इतना कम पैसा आता था, उससे कुछ काम हो ही नहीं सकता था। जब फिर उलट पलट बात करते हैं, जब मनमोहन सिंह की सरकार आई, वहाँ पे लालू जी चले गए सेंटर में,
तो हमारे नेता ने, लालू जी ने कहा कि बिहार का विकास कैसे किया जाए, अपने मंत्रियों को बुला के बैठक की। तो बिना पैसे की बैठक होती ही नहीं है। तो जयप्रकाश यादव और स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद बाबू ने इतना फंड यहाँ दिया, ये जानते हुए कि फंड देंगे बिहार का विकास होगा तो अगले बार हम इलेक्शन में लेंगे। उन्होंने बिहार के विकास को प्रायोरिटी दी, बशर्ते कि नेक्स्ट इलेक्शन हम जीत के आ जाएंगे। बिना पैसा कुछ तो होता नहीं है। इतना पैसा यहाँ पे डाला गया और उसी दो आदमी को, जयप्रकाश यादव, माननीय जयप्रकाश यादव और रघुवंश बाबू को हराने के लिए नीतीश बाबू ने कमर कस लिया। वो तो किसी का है ही नहीं। विजय कृष्ण बाबू जो थे, इतने अच्छे आदमी हैं, उनको हराने के लिए मैंने कि उन्होंने अपना सीट दिया, उनको एमपी बनने के लिए मदद किया, हर चीज़ किया, उनको हराने के पीछे पड़ गए। ये तो हर आदमी को ठगाई, हर आदमी को धोखा ही दिया। यदि मैं रहता उसके नीतीश बाबू के यहाँ, तो रघुवंश बाबू और माननीय जयप्रकाश यादव जी को कभी भी हसीब नहीं लाता। इन्होंने यही किया, जो बिहार को मदद किया उसको हसीब ले आए। और कभी भी उन्होंने चर्चा नहीं किया कि इन्होंने इतना फंड दिया। आपको ये भी जान के ऐसे लगेगा कि बिहार से के जो आईएएस थे, उन लोगों को बुला के इन लोगों लालू जी ने मीटिंग की, और मीटिंग की, वो जो पैसा कैसे ड्राफ्टिंग किया जाता है, कैसे पैसा निकाला जाता है, तो मीटिंग में बैठ के सारा पैसा यहाँ बिहार में डाला गया। ये बात नीतीश बाबू को उसमें मालूम नहीं था। नीतीश जी तो कहते हम ही तो तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनवाए, हम ही तो पद दिया था उन्हें। वो तो उनको भाजपा से दुख होता है ना, तो मेरे पास पहुंच जाते हैं। वो हम लोग से खेलते हैं, हमारे सेंटिमेंट्स को खेलते हैं। और ये गलती हमारी है कि हम उनके बात को भगा में आ जाते हैं। अब तो कह रहे कि कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए। वो तो हमेशा यही कहते हैं, उनके बात का कोई भरोसा ही नहीं। अब अगर नीतीश क्रेडेंशियल जो है ना, बिल्कुल खो दिया है। अब अगर नीतीश कुमार आना चाहे आरजेडी के साथ, तो दरवाज़ा खुला है या बंद है? यदि मेरी एक्चुअली ये तो ऊपर वाले नेता जानते हैं, लेकिन यदि मुझसे राय लिया जाए, उनको कभी नहीं लाना चाहिए, कभी भी नहीं लाना चाहिए। आप भी एक डॉक्टर है, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी दिखती है आप? स्वास्थ्य व्यवस्था जहाँ तक बात है कि हम लोगों ने देखा, तेसू जी का फेज भी देखा, मंगल पांडे जी का फेज देखा, तो एटपार जो है उस समय बहुत अच्छा काम हुआ, अच्छे ऑलमोस्ट ठीक ही है। तो अभी बजट में जिस तरह से बिहार को कॉलेज की, मेडिकल कॉलेज की सौगात जो मिली है, ये लगता है ज़मीन पे दिखेगा या फिर लग रहा है हवाई बातें? अभी जितने कॉलेज हैं उसमें तो आपको एसोसिएट प्रोफेसर मिलेंगे नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर मिलेंगे नहीं। आपके पास वहाँ रिक्तियाँ पड़ी हुई है। आप यदि लड़के को पढ़ाना चाहते हैं, अच्छा डॉक्टर बनाना चाहते हैं, वहाँ टीचर्स दीजिएगा ना। आपके पास टीचर ही नहीं है। जैसे मध्य प्रदेश में लेटरल एंट्री होता है करके टीचर्स का बढ़ाया गया, तो यहाँ भी बढ़ाए। हमारे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स जो हैं, जो पीजी किए हुए हैं, एमसीएच किए हुए हैं, एमडी किए हुए हैं, वो गांव में काम कर रहे हैं। उनकी जो डिग्री है उसका इस्तेमाल पढ़ाने में करना चाहिए ना। उनका अच्छे कॉलेज में दिया जाए। तो पीएमसीएच तो फुल है भाई। पीएमसीएच जो वही आएगा जो बड़े आदमी के रिश्तेदार हैं। अच्छा, ऐसा होता है? अरे आपको यहाँ दर्शकों को नहीं पता है ना, तो खुल के बता दीजिए। ये तो सब जानता है ना। पीएमसीएच में आपका देखिएगा, जितने बड़े बड़े आदमी हैं, जितने सवर्ण हैं सारे पीएमसीएच में, जितने हाजीपुर पटना से नज़दीक में जितने हैं, सब तो वही हैं। आपको खोजने नहीं मिलेगा। तो स्वास्थ्य व्यवस्था में भी जाति व्यवस्था को ला देगी तो फिर पढ़ा हुआ समाज ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है। वो वहाँ के बच्चे जो फर्स्ट ईयर के हैं उनसे पूछिए, उनको इतना कम नंबर दिया जाता है और इतना बैक लगाया जाता है कि वो इंटर्नशिप करते करते थक जाता है। कुछ ऐसे ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो कि जिनको तो बिल्कुल उनको सज़ा मिलना चाहिए। और हमारे एक सुपरिटेंडेंट हैं यहाँ पे पीएमसीएच के ही हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 100 बच्चों को बैक लगाया है। 100 बच्चे में से 100 बच्चे जो है मुसलमान थे या दलित थे। उनका दलित होना या मुसलमान होना उनकी जो पढ़ाई पे नहीं आना चाहिए ना। बिल्कुल शिक्षा में क्या ही भेदभाव? शिक्षा में भेदभाव नहीं होनी चाहिए ना, ये अक्सर होते जाता है। वहाँ पे एक फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट का भी एक प्रोफेसर है, वो उसका भी रिकॉर्ड भी कुछ अच्छा ही है। वो 40-50 को फिल कर चुका है। अब ऐसे आदमी यदि एचओडी बनेगा तो बच्चों का तो भविष्य अंधकार में है। तो
तो सरकार ऐसे लोगों को क्यों एचओडी बना के रखे हुए हैं? मंगल पांडे भी तो सब, उनको भी तो जानकारी होगी कि ग्राउंड पे क्या चल रहा है। तो मंगल पांडे और ये भाजपा जो है बिहार में दो घड़ा है। एक घड़ा जो है वो बिल्कुल जो है ना वो सामंती नेचर का है, सवन को साथ देने वाला है। ये दूसरा घड़ा है जो कि चलता है कि गरीब दबा कुचला उठाने के लिए, समझे। तो भाजपा अपना काम कर रहा है, वो तो सही कर रहे हैं ना। वो यदि उन लोगों को प्रोफेसर बना के हम लोग को फेल करा रहे हैं तो उनका एजेंडा पूरा कर रहे हैं ना। अच्छा, इसके पीछे लगता है भाजपा का एजेंडा है। बिल्कुल एजेंडा है। मैं तो बार बार स्टेज पे ही बोलता हूँ ये बात कि कम से कम ऐसे प्रोफेसर्स को इंकित करके इनको तत्काल वहाँ से हटा देना चाहिए। और एचओडी बनाने से पहले उनका जो है ना बैक ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए कि ये आदमी कितना कास्टिस्ट है। जो कास्टिस्ट है उसको एचओडी नहीं बनाना चाहिए। नहीं, भाजपा तो मन से बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत अच्छी कर दी। दरभंगा एम्स का जिक्र नरेंद्र मोदी जी हर मंच से करते हैं, आयुष्मान कार्ड के जिक्र करते हैं। बना ही नहीं ना, अभी तक कहाँ बना है, कुछ भी नहीं हुआ है। आयुष्मान कार्ड की जहाँ तक बात है, अब आप आयुष्मान कार्ड बनाए हो तो आप किसी से पूछिए जाके जिसने आयुष्मान कार्ड इस्तेमाल किया है उसमें कितनी दिक्कतें हैं। आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको लगता है कि आपको फ्री में ऑपरेशन हो गया, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे आप हॉस्पिटल में जाइए, कार्ड लेके जाइए, कार्ड भंसता भी है, ठीक है ना। उसके ऊपर से इतने सारे खर्चे दिखा दिए जाते हैं कि आपको देना पड़ता है। मरता क्या नहीं करता, उस पर कोई रूल एंड रेगुलेशन है नहीं है। तो कहाँ कमी है? एक डॉक्टर के नाते क्या सरकार अगर सुझाव मांगे तो क्या बताएं, कहाँ कमी है जिसको कमी को दूर करने की जरूरत है? आपको इसका सबसे अच्छा उपयोगिता जो है ना, आपको सरकारी अस्पताल को इतना मजबूत करना पड़ेगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना अच्छा बनाना पड़ेगा कि वहाँ पे पेशेंट का एक्चुअली आयुष्मान कार्ड वहाँ पे पॉसिबल है कि वहाँ मेडिसिन फ्री है, सब चीज़ फ्री है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लगती है, जैसे ओटी के समय कुछ मेडिसिन मंगाया जाता है, वो सब चीज़ वहाँ फ्री है। यदि आप कोई जैसे वेदांता में जाता है या तो फिर पारस में जाता है तो आप पूछ लीजिए जाके क्या बजट बनता है उनका। ग्राउंड पे कई लोग मिलते हुए कहते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार में इतनी महंगी हो गई है कि गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहा। तो ये कैसे समाधान होगा कि एक गरीब आदमी तक भी स्वास्थ्य पहुंच पाए? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए हम पीएससी लेवल में भी अब अच्छा काम होना शुरू हो गया है। वहाँ भी ऑपरेशन हो रहे हैं, सब चीज़ हो रहे हैं। अब तो धीरे धीरे डॉक्टर्स की संख्या बढ़ेगी ना, तो अपने आप ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा। डॉक्टर्स जब दूर दराज तक पहुँच जाएगा आपको, तो अपने आप ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। तो आपको डॉक्टर की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देना पड़ेगा नर्सेज का, और कोशिश करना चाहिए कि जो भी डॉक्टर हो उसकी पोस्टिंग जो हो तो नियर बाय प्लेस पे हो। महिला डॉक्टर की यदि वो रहने वाली है समस्तीपुर की, आप उसको आरा दे दीजिएगा, पोस्टिंग कर दीजिएगा। उसके बच्चे भी होते हैं, उसके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, जनरली डॉक्टर से शादी करती हैं, तो थोड़ा आप सोच सकते हैं कि कितना वो अपना 100% दे सकती हैं। अच्छा, नीट में जिस तरह से धांधली हुई, नीट को आप कैसे देखते हैं? लगता है तेजस्वी यादव तो कुछ भी नहीं बोले नीट पे, तो उनको बोलना चाहिए नेता प्रतिपक्ष होकर। नहीं बोलना चाहिए। पता है ये भाजपा सरकार जो है ना, वो सुनने वाली सरकार लगती है आपको क्या? कहती है सबका साथ सबका विकास। कितना विकास हुआ तो सभी जानते हैं। ये है कि अपने आप के अराउंड ऐसा ऑरा क्रिएट कर देना कि हम सब कुछ अच्छा है, तो सिर्फ अच्छा तो हो नहीं जाता है। आप लोग जो चौथा स्तंभ है वो यदि सही से काम कर दे, एक महीना वो बोले कि हम जो है सच लिखेंगे, तो ये सरकार 15 दिन में यहाँ पे जिस तरह बांग्लादेश में हुआ है ना, उस तरह इंडिया में हो जाएगा। गरीबी इतना ज़्यादा है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, पेट्रोल का रेट इतना ज़्यादा है, गैस का रेट इतना ज़्यादा है, घर के बीज खाद सब इतना महंगा हो गया है कि आपको बता सकते हैं। अब बीज खाद महंगा हो गया, बिजली इतनी महंगी हो गई है कि किसान खेती करके बचाएगा क्या, वो खाएगा क्या? वित्त मंत्री कह रही कहाँ महंगाई है, देश में तो कहीं महंगाई नहीं है। निर्मला सीतारमन जी, निर्मला सीतारमन जो है वो अपनी बोली थोड़ा बोलती है। उनका तो अपना हस्बैंड ही जो है वो बोलता है कि ये तो बेकार सब काम करती है। जेएनयू से पढ़ी हुई है, इतनी बड़ी लेकिन वो पढ़ी अच्छी है और सब चीज़ समझदार सब चीज़ है, लेकिन उसका जो अध्यक्ष है, माने कि मेन जो प्राइम मिनिस्टर है, वो तो बिल्कुल अनपढ़ आदमी है ना।
उनको समझ में कुछ नहीं आता है। मोदी जी की बात कर रहे हैं। हाँ, उनको क्या समझ में आता है गरीबों का दर्द? कभी परिवार जिसका हो वो ना परिवार के दुख दर्द को जानेगा। स्वास्थ्य ये जो शिक्षा मंत्री तो कह रहे 7 सालों में कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ, तो नीट में कैसे कार्रवाई होगी जब तक? वो हर पेपर लीक होता है भाई, हर एग्जाम से बाद तो सेटिंग शुरू हो जाती है, पहले भी सेटिंग बाद में सेटिंग है। कौन नहीं जानता है, पूरे इंडिया में जाना जाता है कि यहाँ पे धांधली होती है। भाजपा की सरकार आने के बाद धांधली होती है। तो ऐसे बच्चे जब सिलेक्ट होकर डॉक्टर बन के आएंगे तो समाज की क्या स्थिति होगी? फिर तो स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से लचर हो जाएगी। हाँ, ऑब्वियस हो जाएगी। ये कम से कम स्वास्थ्य में ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। नीट बच्चे पढ़ते हैं ना, गांव के गरीब माँ बाप किस तरह ज़मीन बेच के मेहनत करके बच्चों को पटना भेजते हैं या कोटा भेजते हैं पढ़ने के लिए, और उसके बाद उनको पता चलता है मेरा हुआ ही नहीं। तो हुआ क्यों नहीं? ऑलरेडी जो बच्चे कभी पढ़े ही नहीं, 12th फेल हैं, वो बच्चे वहाँ के टॉपर बन जा रहे हैं। अब उसका दुख सोचिए कि उसे बच्चे को पढ़ने की लगन कितनी कम हो जाएगी। तो क्या समाधान होना चाहिए? अगर इंडिया अलायंस अगर सत्ता में आती है, आप भी उसके साथी हैं आरजेडी, तो क्या समाधान क्या ही होना चाहिए? नहीं, जो क्वेश्चन लीक करता हो उसको इतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और जितने गार्जियन जो अपने बच्चों को सेटिंग में डलवाते हैं उनके लिए भी सजा तय करनी चाहिए। जब आप उस गार्जियन और बच्चे को पकड़िएगा, बच्चे तो चलो बच्चे की कोई गलती नहीं है, जो बच्चा एग्जाम से क्वालिफाई किया उसकी कोई गलती नहीं है। मैं तो अभी भी कहता हूँ जो जितनी लड़कियां हैं लड़के हैं जो फंसते हैं इसमें, ये कोई गलतियाँ माँ बाप की है। माँ बाप को जेल में डालो, जो करवाते हैं जो मदद करते हैं उसको सेटिंग में, उन सबको जेल में डालो। अच्छा, आखिरी सवाल पूछेंगे। इससे अभी आप लोग सारे डॉक्टर एक मंच पे आए आरजेडी की, इससे पहले जन सुराज भी डॉक्टरों को मीटिंग कर रहे थे। जन सुराज के कई लोग ये कह रहे थे कि हमारी नकल कर रही है, हमें ग्राउंड पे घूम कर आरजेडी फॉलो कर रही है, और डरे हुई है आरजेडी के जो सर्वे सरवा है कि चुनाव में आकर कहीं प्रशांत किशोर तख्ता पलट ना कर दे, तो हमें ही फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली आपने देखा होगा MP इलेक्शन में जब तक वोटिंग पैटर्न चल रहा था, तो 3rd फेज के बाद ये जो प्रशांत किशोर कहाँ बैठा हुआ था, भाजपा का स्पोक्स पर्सन बन के बैठा हुआ था। आपको लगता नहीं है ये पांडे जी जो है ये कभी भी यहाँ पे वो भाजपा का ही आदमी है और भाजपा के लिए काम करेगा? यहाँ पे हर जनता को पता है, और हमारा जो वोटर है ना वो इंटैक्ट है। हमारा जो वोटर में वो डेंट नहीं ला सकता है। आज के डेट में जितना जिलाध्यक्ष बना रहा है, जितने तो टिकट बाद उसमें 90% मुस्लिम यादव को दे रहा है। तो आपको दिखता नहीं है? सबको दिख रहा है कि अरे ये तो बेवकूफ़ बना रहा है। तो वो तो यही तो कह रहे हैं कि ललटेन से तेल निकल रहे हैं, यानी कि वह यादवों और मुस्लिमों का जो वोट बैंक की राजनीति आरजेडी करती थी वो जन सुराज के साथ जुड़ रही है। वो ठीक है, आपको लग रहा है ना। तो होता क्या है कि ये आदमी इतना फंडिंग कर रहा है, यदि हम ही को कोई आदमी बोले कि हम 10 लाख रुपये देते हैं डॉक्टर साहब मेरे लिए, वहाँ चले जाइए, तो हम भी कहेंगे चलो भाई चल जाते हैं। 10 लाख रुपये बाद में भुटवा देंगे राजदे को, समझे? हमको कोई पैसा देगा तो हम क्या कहेंगे ना देंगे पैसा भाई। तो आप ये कह रहे जन सुराज पैसे देकर अपने पाले में ला रही है? वही है, उसके पढ़े लिखे बच्चे को अब हायर किया गया है, उनको उन पर काफ़ी खर्च कर रहा है, वो टीम तैयार कर रहा है। गरीब गुरबा सब कहता है चलो भाई खाना पीना मिल ही रहा है, मस्ती से घूमने का मिल ही रहा है, चलो भाई वोटवा देना है अपने लालटेन को ही। आपको लगता है कि ज़्यादा मुसलमान कभी भी उसको वोट देने जा रहा है? यदि कोई सोचता है तो भाजपा को लगता है कि हम उसको डेंट करवा रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि भाजपा जदयू को खा जाए। हमको खाना आसान नहीं है, कहीं मेरा वोटर इंटैक्ट है। दिक्कत उसको है, कहीं वो सवर्ण का वोट ना काट के लेके चल जाए, क्योंकि उनका अचीवमेंट बहुत कम है ना, उनके पास फेस है। जहाँ तक नीतीश बाबू बात है, नीतीश बाबू अब कुछ भी नहीं है, उनका क्रेडेंशियल ख़त्म हो चुका है। आने वाले दिन में इस बार जो इलेक्शन होगा एंटी इनकम्बेंसी भी उन्हें लगेगा ही लगेगा, क्योंकि उन्होंने केवल एक ही जाति के लिए काम किया, वहाँ किसी के लिए काम नहीं किया। ये तो सर्वविदित है ना, सब जानते हैं। तो फ़ायदा नुकसान जो है ना भाजपा जदयू को होने वाला है, हमको नहीं होने वाला है। तो आरजेडी को कोई घाटा नहीं होगी जन सुराज से? कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरा वोटर जो है डंका के चोर में वोट डालता है। वो कहीं दूर भी रहेगा तो मेरा एक वाक़या बताते हैं। मेरा एक दोस्त है धनबाद में, वो रहने वाला था मोतिहारी का। तो हम बोला कि वोट देने के लिए आ रहे हैं। हम बोले वोट देने के लिए? नहीं भाई, हम लोग 2 गाड़ी से आ रहे हैं। तो ये धनबाद से 2 गाड़ी में वोट देने के लिए वो वहाँ से पहुँच गया मोतिहारी। आप समझ सकते हैं कि क्या आदमी के अंदर में क्या जल रहा है।
पार्टी के लिए कितनी वफादारी है, तो वैसे आदमी सब हैं आज के डेट में। जो भी उनका कोर वोटर है वो एकदम इंटैक्ट है। अभी आने वाला विधानसभा चुनाव है, चुनाव को लेकर क्या तैयारी चल रही है आपकी पार्टी की? अब 15 तारीख से तेजस्वी जी घर घर जा रहे हैं, गाँव-गाँव जा रहे हैं, तो जो काम ये कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि वो कर रहे हैं, तो वो तो हमारे नेताजी हमेशा से करते आए हैं। अब जब एक बार गाँव-गाँव से जुड़ना शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद ये इसका बस्ता गोल। तो इसीलिए तो जन स्वराज कह रही है हम जो काम 2 सालों से कर रहे थे तेजस्वी यादव अब मैदान में आएंगे। वो तो 2 साल पुरानी पार्टी है, हमारी पार्टी कितनी पुरानी है? वो तो पार्टी अभी बनी नहीं है, शुरू बनी भी नहीं है। हम तो शुरू से जुड़े हुए हैं ना, हम तो शुरू से मेरा टीम बना हुआ है ना गाँव लेवल तक। वो तो बना रहा है पैसे खर्च करके, रुपया खर्च करके। हम लोग का तो पहले से बना हुआ है ना। हम लोग को मेहनत नहीं करना है, उसको मेहनत करने दीजिए। भाजपा उससे मेहनत करवा रहा है, करवाते रहे। भाजपा मेहनत करवा रही है। हाँ, भाजपा का बी टीम है। आपको वो तो शुरू से वही क्या है ना, ही इज ए लाइजनर। लाइजनिंग करने वाला आदमी यही करता है ना।